अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है गर्ल्स, अब हम बुक में देखते हैं आगे क्वेश्चन। एग्जाम्पल देखी थी ना हमने 8.1। आप सबको मेरी आवाज आ रही है ना? यस मैम। ओके, ये अब 8.2 देखिए। ठीक है, इसमें बड़ा क्लियरली लिख दिया उन्होंने क्वेश्चन की स्टेटमेंट में कि आपको क्या कुछ करना है। जी क्लियर हो गया? अब मैं शेयर स्क्रीन कर दूँ जरा, सॉरी मेरे पहले शेयर नहीं होगी स्क्रीन, है ना? शेयर स्क्रीन हो गया। अब मैं आपको बुक दिखाती हूँ। बुक में जी अच्छा 8.2 एग्जाम्पल देखिए। एन इवेंट हैज प्रोबेबिलिटी, नजर आ गया सबको? इवेंट हैज प्रोबेबिलिटी, कितनी प्रोबेबिलिटी दी हुई है? 3/8। जी 3, हाँ जी, हमने यहाँ पे 3/8 ही लिख देना है। ठीक है, फाइंड द कंप्लीट बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। कंप्लीट का मतलब है आपको कह रहे हैं 0 से लेकर n तक जाना है, और n कितना है इसमें? 5, यानी कि सेम ही है। अगर मैं जाऊं दोबारा से SPSS में, और ये SPSS है हमारा, और आप देखें हमारे x की वैल्यूज यही रहेंगी 0 to 5, सिर्फ क्या चेंज होगा? प्रोबेबिलिटी के रिजल्ट्स। मैं यूं करती हूँ, ट्रांसफॉर्म में जाती हूँ, कंप्यूट में जाके क्लिक किया, सब कुछ वही लिखा हुआ है, और जहाँ 0.5 लिखा था ये लास्ट में, इस 0.5 को मैं क्या कर दूं बताएं जी? 3 डिवाइड, मैं डिवाइड भी नहीं करती बल्कि क्या लिख देती हूँ? 3/8। मेरी बात समझ आ गई? मैंने एज इट इज सारे क्वेश्चन में सिर्फ क्या किया? 3/8 को 0.5 को रिप्लेस कर दिया 3/8 से, और क्या कर देना यहाँ से? ओके। ठीक है, उसने कहा एग्जिस्टिंग वेरिएबल को चेंज कर दूं? ओके जी कर दो। उसने कहा वो रिजल्ट गायब हो जाएगा, कहीं आप परेशान ना हो जाए। तो उसने अब देखिए बाद में क्या दिया? कंप्यूट कर दिया मैंने 3/8 को रखते हुए 5 लिखते हुए, और एग्जीक्यूट कर दिया है। आप जाके उसमें देख लें। अब हम ये करते हैं, जाते हैं और जाके आउटपुट विंडो यहाँ से क्लोज करती हूँ मैं, और ये देखिए प्रोबेबिलिटीज अब पहले से डिफरेंट है। आपने वैसे नोट नहीं की थी कि पहले क्या थी, लेकिन बहरहाल ये पहले से चेंज हो गई है। अच्छा, अब हमने क्या करना है? एनालाइज जाके सम को चेक करना है। सम भी हमने पहले अब चेक कर लिया था, दोबारा से चेक कर लेते हैं। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में गए और यहाँ से अब फ्रीक्वेंसीज में आए, और हमने ज़ाहिर है सब कुछ सेलेक्ट किया हुआ था पहले, बस ओके दोबारा से कर लिया। ऑब्वियसली सम किया हुआ था, तो देखें कि दोबारा भी क्या रिजल्ट आ गया हमारा सम का? 1.0000। ठीक है, तो जी आपको आपका रिजल्ट मिल गया। अब मुझे बताएं कि ये दो एग्जांपल्स तो बड़ी क्लियर हो गई। अब हम ये करते हैं कि एक्सरसाइज में से क्वेश्चन करते हैं, ताकि आपको मजीद कोई परेशानी ना रहे कि पता नहीं क्वेश्चन आएगा तो कैसा आएगा। ठीक है, चलिए जी बुक देखते हैं। बुक में ये 8.2 के बाद इन्होंने तो बड़े लंबे चौड़े सोल्यूशंस किए, मैं इस तरह नहीं करना आपने। ये 8.3 खुद कर लीजिएगा आप। ठीक है, अच्छा हम यूँ करते हैं एक्सरसाइज। ये क्या था क्वेश्चन यहाँ पर? 8.5 पढ़ ले 8.5 को। अच्छा 8.5 क्या है? द एक्सपीरियंस ऑफ हाउस एजेंट इंडिकेट्स दैट ही कैन प्रोवाइड अकोमोडेशन फॉर 75% ऑफ द क्लाइंट्स। इसका मतलब है पी कितना हुआ? पी कितना हुआ? 75% भी साथ लेंगे, 0.75 मिलेगा। ठीक है, 75/100 जब डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? जाहिर है कि
0.75। ठीक है, ये आपका P हो जाएगा। उसके बाद आप देखिए क्या है, इफ आई ऑन अ पर्टिकुलर ओकेजन अप्रोच हिम इंडिपेंडेंटली, पता नहीं क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, कितने लोग उसको अप्रोच करते हैं ऑन पर्टिकुलर ओकेजन। मैम 6 clients. ओके, 6 clients अप्रोच हिम इंडिपेंडेंटली। 6 क्या होगा, इसका n होगा। ठीक है, इंडिपेंडेंट का वर्ड भी नजर आ गया हमें, इसका मतलब है बायनॉमियल लगेगा। n is 6, p is 0.75। सब चीजें हमें पता चल गई हैं, हमने उसमें जाके डिस्ट्रीब्यूशन फिट कर देनी है। डिस्ट्रीब्यूशन फिट करेंगे, चलें कर ही लेते हैं, और फिर हम इसका एक एक पार्ट करेंगे। पहला पार्ट देखिए क्या है, लेस देन 4 क्लाइंट्स। ठीक है जी, मैं भी आपको बताती हूँ। हमने सबसे पहले क्या किया, SPSS खोला। ठीक है, SPSS में चूंकि वो 6 क्लाइंट्स थे, हम इसमें ही ऐड कर लेते हैं 6। ठीक है, मैंने 6 ऐड कर दिया। ट्रांसफॉर्म में गए, कंप्यूट में गए, और अब जहाँ 3/8 लिखा हुआ था वहां पे मैंने क्या कर देना है उसको, जी बताएं, 0.75। और जहाँ 5 लिखा हुआ था उसको क्या चेंज करके कर देना है 6। ठीक है जी, हाँ जी बिल्कुल, ओके कर दिया। ठीक है, तो उसने कहा एग्जिस्टिंग को कर दें चेंज, क्योंकि हम बार बार उसी में चेंज कर रहे हैं, तो वो एग्जिस्टिंग को चेंज कर दे। बिल्कुल कर दिया। अब देखिए ये रिजल्ट आए, इसका मतलब ये हुआ कि 6 क्लाइंट्स उसमें से आते हैं, और वो 0 क्लाइंट, 0 का मतलब है किसी को भी घर नहीं दे सका। वो एजेंट है ना, रेंट पे घर देता है, जब उसके पास लोग आते हैं कि मुझे घर चाहिए, तो वो 6 क्लाइंट्स आ रहे हैं, तो वो 6 के 6 को सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकता। तो इसका कितना चांस है, बहुत कम चांस है, 0.0002% चांस है। इतना इतना थोड़ा, सॉरी 0.002। अगर इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो 0.02% बनेगा। तो इतना कम चांस है, इसका मतलब है कि वो एक बड़ा अच्छा रिलायबल बंदा है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो किसी को सर्विस प्रोवाइड ना कर सके। एक बंदे को सर्विस प्रोवाइड कर सकता है तो उसका इतने चांस है, 2 बंदों को सर्विस प्रोवाइड कर सके इसके इतने चांस है। ठीक है, 4 बंदों को सर्विस प्रोवाइड कर सके तो इतने चांस है। जब लेस देन 4 की बात करता है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सारे केसेस शामिल होंगे। सॉरी, लेस देन 4 में ये सारे केसेस। ठीक है, लेस देन 4 में है ना, इसका मतलब ये हुआ कि इन के सामने जो प्रोबेबिलिटीज हैं उन सबको हमने ऐड कर लेना है। तो कौन सी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी x लेस देन 4। अगर वो होता लेस देन इक्वल टू 4 तो हमने क्या करना था, इसको भी शामिल कर लेना था। ठीक है, लेस देन इक्वल टू 4 होता तो फिर हमने इसको भी शामिल कर देना था। ठीक, अब हम यूँ करते हैं, बुक में दोबारा जाते, इसका मतलब मैंने इसको ऐड करना है। कैलकुलेटर लो, इस सबको लिखो, 0.0002 प्लस 0.0044 प्लस 0.033 प्लस 0.1318 प्लस 0.2966, और जो रिजल्ट आएगा वो आपका आंसर होगा। किसका आंसर होगा, लेस देन 4 to 12। हाँ लेकिन क्योंकि लेस देन इक्वल टू नहीं लिखा हुआ था ना, तो हमने 4 वाले केस को इसमें शामिल नहीं करना। ठीक है, इस केस में हमने 4 वाले को शामिल यहाँ तक को ऐड करना है। ठीक है, तो आपके पास किसका रिजल्ट आ जाएगा, मैम जी बेटा मैम आपने ये 6 कहाँ से लिए? क्योंकि ये वो बुक में ना यहाँ 6 पर, हाँ किसी बच्ची के पास ना हार्ड बुक है इस वक्त, हार्ड कॉपी में एग्जिस्ट कर रही है, क्योंकि आपके पास स्कैन की हुई जो बुक है ना, इसमें यहाँ से देखें, जहाँ मेरा इस वक्त पड़ा है मैंने टॉर्च, वहाँ पे नजर नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ जी है। मैम। हाँ वहाँ पे 6 लिखा जी हुआ है, वहाँ 6 लिखा हुआ है। ठीक है, ओके मैम। हाँ वो मुझे ओके मैम। अभी आपकी क्लास में से एक बच्ची ने बता दिया कि यहाँ 6 लिखा हुआ है, इसलिए मैंने उसको यूज किया। अच्छा जी, लेस देन 4 के बाद देखिए एग्जैक्टली के बाद भी कुछ लिखा हुआ है जो मुझसे नहीं पढ़ा जा रहा। जी बेटा आप बताएं क्या लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है शायद। मैम exactly 4 clients. हाँ Exactly 4 clients. हाँ जी, एग्जैक्टली 4 का मतलब क्या, और अगला पढ़ने क्या है, एटलीस्ट 5 क्लाइंट्स। ठीक है, एग्जैक्टली 4 का मतलब है कि आपका आंसर जो है वो ये होगा। ठीक है, अगर मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करती हूँ तो आप देखिए कि पूरे डेसिमल प्लेसेस नजर आएंगे। देखिए पूरे देखने तो देखने की जरूरत नहीं है, हमें इतना ही काफी है। तो एग्जैक्टली 4 का मतलब है ये वाला रिजल्ट है आपका। आप लिखोगे प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 4। ठीक है, और इसका आंसर कितना होगा, 0.2966। अच्छा अब मुझे बताएं एटलीस्ट 5 का क्या मतलब है। अच्छा मैम के 5 तक आया एटलीस्ट।
हाँ, एटलीस्ट 5 का मतलब है कि 5 भी और 5 से बी कम भी, ठीक है, लेस बी लेस हाँ लेस कम नहीं जी, एटलीस्ट 5 का मतलब ये नहीं है। एटलीस्ट 5 का मतलब है कम से कम 5 और ज्यादा से ज्यादा जितने मर्जी हो जाए। एटलीस्ट 5, जैसे मैं आपसे कहूँ घर से आपने एटलीस्ट 100 रुपीज लेकर आने हैं, तो आप इसका मतलब तो नहीं है कि 1 रुपया लेकर आ जाओगे। एटलीस्ट 100 का मतलब है कम से कम 100 और ज्यादा से ज्यादा 1000 5000 जितने मर्जी ले आओ, ये मतलब है ना। तो एटलीस्ट 5 का क्या मतलब हुआ Yes, कि ma'am. यस हाँ मैम हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि ये 5 वाला, से 5 से ज्यादा भी हाँ ये वाला साइन होगा। और यहाँ मैं लिखूंगी 5। अच्छा, ये मैंने लिख दिया। और इसके बाद मैं इक्वल टू के बाद कौन कौन सी दो प्रोबेबिलिटीज को ऐड करूंगी, 5 की प्रोबेबिलिटी को और ठीक है 6। यहाँ मैंने 5 की प्रोबेबिलिटी लिख लेनी है जो कि कितनी है, ये वाली 0.3560 और प्लस कर देना है 0.1780। इन दोनों को यहाँ लिखूंगी मैं पहले, ठीक है। लिखने के बाद दरम्यान में प्लस का साइन डालूंगी और दोनों वैल्यूज को लिख के फिर अगले स्टेप में लिखूंगी इक्वल के एग्जैक्टली नीचे इक्वल लिखूंगी और कहूंगी जी इसको प्लस कर दिया मैंने और ये इसका रिजल्ट आ गया, ठीक है। इन दोनों को आपने ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को कहाँ लिखना है, उस रिजल्ट को यहाँ लिखना है, ठीक है जी, यहाँ पर। ठीक है जी, क्लियर हो गया। ये तीनों पार्ट्स एग्जैक्टली 4 में सिर्फ अकेला ये आ जाएगा मैम जी बेटा, एग्जैक्टली 4 में सिर्फ ये आ जाएगा। और जो हमने पहला पार्ट किया था लेस देन वाला, उस लेस देन वाले में हमने जो ऐड करना है वो इन चार वैल्यूज को लेस देन 4 इन 3 वैल्यूज को ऐड कर देना है। लेस देन 4 था ना, इन 3 को ऐड कर देना है लेस देन 4 में। जी बेटा, मैम जो आपने ये एटलीस्ट 5 अलग करवाया है तो इसमें ये नहीं होगा कि हम सबको ऐड करेंगे? नहीं, एटलीस्ट 5 भी मैं आपसे कह रही हूँ, एटलीस्ट 100 रुपीज लेकर आए घर से, तो आपकी क्लास में कोई 1 रुपीज ले आ जाता है, 5 रुपीज ले आता है, 10 रुपीज ले आता है, उन सबको मैं शामिल कर लूंगी? नहीं, सिर्फ वो बच्चे लूंगी जिन्होंने 100 रुपीज लेकर आए हैं या 100 से ज्यादा लेकर आए हैं, उन सबको लेकर कर लूंगी मैं, सारों को थोड़ी ले लूंगी, ठीक है। ओके मैम। हाँ, एटलीस्ट का मतलब है कि कम से कम वो क्राइटेरिया मीट कर रहे हो जो उन्होंने मेंशन किया। उन्होंने मेंशन किया एटलीस्ट 5, इसका मतलब 5 6, और अगर ये 7 8 9 10 भी एग्जिस्ट करता होता तो वो सारे शामिल हो जाते इसमें, लेकिन 5 से लेस बिल्कुल नहीं। हाँ, अगर इसका रिवर्स में बोलूं एटमोस्ट 5, मैं क्या कहती, एटमोस्ट 5, तो फिर क्या मतलब होता, 5 से कम? नहीं, एटमोस्ट 5 का मतलब 5 और 5 से कम, 5 और 5 से कम, यानी कि ज्यादा से ज्यादा 5। एटमोस्ट 5 का मतलब है ज्यादा से ज्यादा 5, तो 5 वाला भी तो शामिल हुआ ना, ठीक है। तो 5 से कम भी और 5 खुद भी। लेस देन और एटमोस्ट का फर्क है। लेस देन 5 का मतलब है कि 5 शामिल नहीं है, एटमोस्ट 5 का मतलब है कि 5 भी शामिल है और 5 से लेस भी शामिल है। बिल्कुल इस तरह से एटलीस्ट 5 का मतलब है कि 5 एटलीस्ट का और एटमोस्ट में वो नंबर खुद भी शामिल होता है। एटलीस्ट 5 में 5 खुद भी शामिल है और 5 से ग्रेटर भी शामिल है। जबकि मैं कहूँ मोर देन 5, तो मोर देन 5 का मतलब है सिर्फ 5 से बड़ा, और 5 से बड़ा सिर्फ कौन सा केस है, सिर्फ एक ही केस है 6 का, 6। और 6 के केस में 0.1780 यही आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। चलिए जी, मैं ये सब अरेंज कर रही हूँ। मैम जी बेटा, मैम तो एटलीस्ट 5 में हमारे पास आंसर आ जाएगा 35.3560 प्लस 1.1780। इसको हम ऐड करके फिर लिखेंगे तो हमारे पास इसका आंसर होगा ना? हाँ जी बिल्कुल आंसर होगा। पहले स्टेप में आपने इन दोनों को लिख लेना है दरम्यान में प्लस का साइन डालकर, और अगले स्टेप जी में मैम। आपने इन दोनों का आंसर कैलकुलेटर से सॉल्व करके लिख लेना है, ठीक है। ओके मैम। अच्छा, जी अब मैम। चलिए वापस आते हैं बुक में और हम एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको क्लियर हो कि हमें इसका क्वेश्चन, चूंकि ये बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा सवाल होता है बायनोमियल का, इसका अटेम्प्ट करना आसान होता है एज कम्पेयर टू द क्वेश्चंस व्हिच आर यू हैव डन इन द प्रीवियस चैप्टर। जो हमने एडिशन थ्योरम और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, वो जरा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ये बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होते हैं। अच्छा चलिए हम वापस आते हैं एक्सरसाइज के तरफ। ये भी एक्सरसाइज नहीं आई, इसमें भी टॉपिक ही आ रहा है, कुछ इसकी प्रॉपर्टीज हैं जो आपको नहीं पढ़नी। ये बायनोमियल का आगे ये भी देखें, वही सब कुछ है, इन्होंने टेबल की फॉर्म में जैसे हमने टेबल बनाया था ना,
एसपीएस आपको टेबल देता है ना एसपीएसएस, ये देखें इसने भी टेबल दिया हुआ है, ये इसकी प्रॉपर्टीज दी हुई है, ये देखिए इन्होंने बल्कि 4 की जगह 5 डेसिमल तक, और ये तो 1 भी दिया हुआ है आंसर में, और ठीक है। और ये जो पहला कॉलम है इसमें आपको ये सारी एक्स की वैल्यूज दी हुई है, ठीक है। ऊपर ये देखें आपके सामने ये एक्स भी लिखा हुआ है, और मैंने कहा था ना इसको एफ भी लिख सकते हैं, एफ क्योंकि एफ ऑफ एक्स पेरेंथेसिस नहीं लिख सकते, क्योंकि प्रोबेबिलिटी सॉरी एसपीएसएस में वेरिएबल के अंदर स्पेशल कैरेक्टर्स अलाउड नहीं होते, और ब्रैकेट स्पेशल कैरेक्टर है, तो प्रोबेबिलिटी वर्ड भी लिख सकते हैं और एफ सिंपल एफ भी लिख सकते हैं, तो जो मर्जी लिख लो आप, और इस तरह से सॉल्व किया। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज क्या है ये मैं भी आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज क्या होती हैं, आपके पास इसमें एन दिया होगा इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा मैं पीछे की तरफ जाती हूँ कि एन क्या दिया हुआ है, कैपिटल एन, हाँ इसका क्वेश्चन है, ये देखें 200 दिया हुआ है आपको, 200 नजर आ रहे हैं, वायरल फिट करने का क्वेश्चन आपके पास आएगा नहीं, लेकिन 200 ये जो दिया हुआ ना इस टेबल की फॉर्म में, तो जब 200 देंगे, मैं जरा अरेज कर दूं ताकि आपको क्लियर हो, ये जो 200 है ना ये कैपिटल एन होता है, जब कैपिटल एन से प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज आती हैं, ठीक है। ये आपके पास फ्रीक्वेंसीज हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमने पढ़ी थी ना सबसे पहले, कि आपको रॉ डेटा दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी, बिल्कुल उस तरह से ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, उस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टोटल आया 200। अब हमने कहा कि 200 को हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक आपके पास बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, एक आपके पास ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, आपको याद हो हम डिस्ट्रीब्यूशन में टाइटल में क्या लिखवाती थी उसका, इस तरह से 2 कॉलम बना के, और इस कॉलम के ऊपर यहाँ पर लिखा होता था एक्स और यहाँ लिखा होता था एफ, आपका वो सॉफ्टवेयर ही बना देता था, आपको एफ बना देता था, यहाँ पे एक्स लिखा होता था, और इसका टाइटल में क्या लिखवाती थी, कहती थी लिखिए जी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स, ठीक है ना। बिल्कुल इस तरह से ये आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दी हुई, जिसमें भी फ्रीक्वेंसी दी होगी उसको कहेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। और जिसमें प्रोबेबिलिटी दी होगी उसको क्या कहेंगे, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, उसको क्या कहेंगे, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए अभी नेक्स्ट पेज पे इसके टाइटल के ऊपर इन्होंने शायद नहीं इतना क्लियरली लिखा हुआ, आपको लिखना, आप जब बनाओगे ना टेबल तो एसपीएसएस बना के देता है, जैसे ये आपके एसपीएसएस में बनाया हुआ है, ये जो 2 कॉलम्स बने हुए हैं यहाँ पर, इसको आपने कॉपी करना है अपने उसमें आंसर बुक के ऊपर। स्टेप नंबर 1 लिखा, स्टेप नंबर 2 एनालाइज में जाके कंप्यूट में जाके जो पूरा स्टेप किया वो किया, और स्टेप नंबर 3 में आपने इसको बना देना है इस डिस्ट्रीब्यूशन को। जब आप इसको बना दोगे तो आपने एक काम और करना है, वो क्या करना है, यहाँ पर एक लाइन खींचनी है और यहाँ पर क्या लिख देना है, इसका आंसर क्या आया था 1, बल्कि 1.000 वो भी लिख देना है, और यहाँ क्या लिखना है, यहाँ लिखना है दिस इज द टोटल, ठीक है ना, यहाँ पर लिख देना है कि ये टोटल आया। और एक काम और आपने करना है, वो क्या करना है, इस टेबल के टाइटल में क्या लिखना है, बताए जी, यहाँ पर करके इसका टाइटल आएगा, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी, जो कि मैंने अभी आपको नहीं बताया, हाँ पूरा वर्ड लिखना है, प्रोबेबिलिटी देन डिस्ट्रीब्यूशन देन एक्स ऑफ एक्स, ठीक है, यहाँ पर पूरा लिख देना है ऑफ एक्स, ठीक। तो ये आपका 3rd स्टेप हो जाएगा। अच्छा चलिए मैं अरेंज करती हूँ इसको, हम बुक में देख रहे थे एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, जो आपका 200 आया था, उस 200 को अगर आप अपनी इन प्रोबेबिलिटीज के आंसर के साथ मल्टीप्लाई कर दें, 200 को इससे मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा, तो 200 को इससे मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा, 200 को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। और ये क्या है आपके पास, ये एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है, यानी कि प्रोबेबिलिटी पे बेस करके जब निकलती है तो वो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है, और उसका टोटल कितना होगा, वो 200 ही आना चाहिए, उस टोटल को कितना आना चाहिए 200, क्योंकि हम 200 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर आप देखो प्रोबेबिलिटीज का सम जो है अगर 1 आ रहा है, ठीक है, प्रोबेबिलिटीज का सम 1 आ रहा है ये, तो जब इसको 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, इस 1 को 200 ही आएगा ना, ठीक है, मेरी बात समझ आई। अगर हम 1 को भी मल्टीप्लाई कर दें, हाँ 1 को भी अगर हम 200 से मल्टीप्लाई कर दें
जब सब प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 200 से और ये इस तरह से रिजल्ट्स आते जा रहे हैं, तो 1 को भी जब मल्टीप्लाई करेंगे 200 से तो 200 आ जाएगा, ये वाला 200 इस तरह से आ जाएगा। लेकिन हमने इस तरह करना नहीं है, हमने क्या करना है, इन सबको ऐड करना है और ऐड करने के बाद आंसर चेक करना है कि वो 200 आना चाहिए आपका। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी मैंने सिर्फ आपको इसका इंट्रोडक्शन दिया है। हो सकता है किसी क्वेश्चन में हमें ना करना पड़े, लेकिन आपको एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज निकालनी आनी चाहिए। अगर हमने यहाँ पे निकालनी है SPSS में, ठीक है, SPSS में निकालनी है तो हम एक कॉलम बनाएंगे यहाँ पर, ठीक है, और उस कॉलम में कैसे करेंगे, ट्रांसफॉर्म, कंप्यूट, और इसका नाम क्या रखूंगी मैं, वही रखूंगी एक्सपेक्टेड। ठीक है, एक्सपेक्टेड, और गैप में डाल सकते हैं, इसलिए मैं अंडरस्कोर डाल रही हूँ। आप लोग समझ रहे हो ना, जाहिर है कि आप लैंग्वेजेस भी पढ़ोगे, आपको पता है कि वेरिएबल को हम स्पेस के साथ नहीं लिख सकते। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी लिखा, और बल्कि हमें इसको रिसेट कर लेना चाहिए था, पूरा रिसेट हो गया। चलिए एक्सपेक्टेड EXP लिख लेती हूँ, एक्सपेक्टेड, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डाल दिया। ठीक है, कैसे आएगी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, n से मल्टीप्लाई करेंगे। हमारे इस वाले क्वेश्चन में n तो 200 नहीं हो, तो उस क्वेश्चन में 200 था, फॉर एग्जांपल 20 है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई किससे करूंगी, इस प्रोबेबिलिटी से जो हमारी कैलकुलेट होके आएगी। मैंने डबल क्लिक किया तो डबल क्लिक करने से खुद ब खुद ऊपर चली गई। देन ओके, अब वापस में जाती हूँ अपने उसके वर्कशीट पे, तो अब आप देखें कि ये एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज कैलकुलेट हो गई है। अब मैं एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज को अगर सम करना चाहूँ तो सम क्या आना चाहिए, इसका 20 आना चाहिए ना। एनालाइज 20। हाँ, डिस्क्रिप्टिव, और डिस्क्रिप्टिव में क्या करेंगे, ओहो, एनालाइज डिस्क्रिप्टिव फ्रीक्वेंसीज में नहीं जाते बल्कि डिस्क्रिप्टिव में चले जाते हैं। और किसका टोटल करना है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का। ऑप्शंस में जाएंगे और सिर्फ सम को क्लिक करेंगे। इसको मैं ये करती हूँ, बाकी सब अनचेक कर देती हूँ, सब अनचेक, मिनिमम मैक्सिमम, सिर्फ सम को क्लिक किया और कंटिन्यू कर दिया और ओके कर दिया। बल्कि प्रोबेबिलिटी को भी कर लेते हैं, दोनों को सम कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी का 1 आना चाहिए ना, और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का 20 आना चाहिए। ओके, अब आप देखिए इसने बता दिया आपको, ये टेबल जो आपको लास्ट में दिया हुआ है इसमें आपको बता रहा है कि 20 है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का सम, नजर आ रहा है ना, और 1 है उसका सम, प्रोबेबिलिटीज का। ठीक है, ये 20 और ये 1, और 7 क्या है, उसने कहा 7 ऑब्जर्वेशंस थी। अच्छा जी, अब हम ये करते हैं, बुक में एक्सरसाइज की तरफ जा रहे थे। तो ये इतना मुश्किल टॉपिक नहीं है, बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा सिंपल सा क्वेश्चन है। एक और डिस्ट्रीब्यूशन हाइपरज्योमेट्रिक है, ये आपके कोर्स में नहीं है, एक्सरसाइज की तरह की हाइपरज्योमेट्रिक के बाद आएगी। क्योंकि बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन था ना चैप्टर का नाम, तो इस डिस्ट्रीब्यूशन में तो 4-5 डिस्ट्रीब्यूशन हैं, जबकि हमारे कोर्स में सिर्फ बायनॉमियल है, एक और है पाइथन। ये एक्सरसाइज आ गई, एक्सरसाइज में ये MCQs हैं। अच्छा बच्चों, क्विज किस दिन लेना है, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। 8.3 देखिए, आप ना मुझे बता दीजिएगा सोच के, डिसाइड करके कि किस दिन ले लूंगा आपका। ठीक है, 8.3, a dice is rolled 5 times and a 5 or 6 is considered as success। चले जी, यहाँ तक मैंने पढ़ा है, अब मुझे बताएं कि क्या पता चला आपको इस स्टेटमेंट में, यहाँ से यहाँ तक पढ़कर क्या पता चला। इसके पैरामीटर्स दोनों यहाँ पे लिखे हुए हैं, सक्सेस भी बता दिया उसने और फेलियर भी बता दिया और एन भी बता दिया। बताइए जी क्या क्या है। मैम n 5 टाइम्स है। बिल्कुल ठीक, ये आपका 5 टाइम्स जो है ये आपका n हो गया, बिल्कुल ठीक। और n इजिकल टू 5 हो गया। चलिए, अब उसने कहा 5 और 6, जो 5 और 6 है आपका, ये आपका p होगा। अब डाइस में हर नंबर ऑफ डॉट के आने की प्रोबेबिलिटी
एक जैसी है, यानी कि 5 भी कितनी दफा आएगा 1/6, और लिखा हुआ है, और का मतलब होता है प्लस, मैंने आपको पहले बताया था, और 6 आने का चांस भी क्या है 1/6। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2/6, और अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर लें तो फिर क्या हो जाएगा 1/3, और अगर हम इसको पॉइंट्स में लिख लें तो क्या हो जाएगा 0.3333। चलिए ये आपका जो है क्या है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस आ गई। क्लियर हो गया सबको? ठीक। अब उसके बाद उसने कहा फाइंड द प्रोबेबिलिटी, नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ, भाई मिटा हुआ है, आप क्या लिखा हुआ है, ऑफ के बाद क्या है, कितने सक्सेसेस? मैम नंबर ऑफ सक्सेस। Okay, number of successes. At least 2 successes. At least 1, but not more than 3. चलें बाकी तो बाद में करेंगे, पहले तो हम डिस्ट्रीब्यूशन बना लेते हैं। कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन बना लेते हैं? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। चले जी वापस आते हैं, एंड कितना है 5। कितना ही मज़े की बात है कि हमारी वही पेज बार बार यूज़ हो जा रहा है जो हम एस का यूज़ कर रहे हैं। चलिए जी 6 को उड़ा देते हैं हम, क्योंकि 5 तक था। चलिए 5, और ट्रांसफॉर्म में गए, कंप्यूट में गए अब, और इसको रीसेट कर लेते हैं यहाँ से। अच्छा जी, प्रोबेबिलिटी लिखनी है हमने, PROE प्रोबेबिलिटी। अच्छा, प्रोबेबिलिटी में कौन सी वाली प्रोबेबिलिटी लिखनी है? चलिए अब आप देखें कि यहाँ से PDF को क्लिक किया, नीचे आ गया सारे PDFs, हमने इनमें से कौन से किया, ये वाला बाइनोमियल, इसको डबल क्लिक किया तो ऊपर चला गया। पहले वाले क्वेश्चन मार्क में x को यहाँ से आके डबल क्लिक किया, x चला गया, और दूसरे वाले क्वेश्चन मार्क को मैंने खुद से डिलीट किया, यहाँ से आके 5 लिख दिया। हमारा n कितना है 5, और p कितना है 1/3 लिख देते हैं ताकि कोई मसला ही ना रहे। 1/3 आया था ना, ये सबको समझ आ गई 1/3 कैसे आया था? किसी को नहीं समझ आया तो पूछ ले। यस मैम। चले गुड, ओके कर दिया, ओके हो गया जी, यहाँ से भी ओके हो गया। इसको मिनिमाइज किया आउटपुट विंडो को, ये आपके पास एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। ये प्रॉपर्टीज आ गई, ठीक है। अब आप मुझे बताएं कि पहला वाला उसमें केस क्या था उस एक्सरसाइज के क्वेश्चन में, क्या लिखा होता है प्रोबेबिलिटी? मैम नो सक्सेस। एटलीस्ट 2 मैम। नो था कि एटलीस्ट 2 था? चलिए अगर नो था तो इसका मतलब है मैम प्रोबेबिलिटी नो सक्सेस। चले नो बस, सक्सेस। नो सक्सेस का मतलब है ये। इसका आंसर क्या आएगा? चलिए जल्दी से बताएं जी, क्या आंसर आएगा? 0.1317। 0.1317। बिल्कुल ठीक है, ठीक 1317। अच्छा अगला पार्ट क्या है? एटलीस्ट एटलीस्ट 2 था। हाँ जी, एटलीस्ट 2 का मतलब क्या है? कौन सा साइन डालूं मैं? ये वाला ना, एटलीस्ट 2, ठीक है। एटलीस्ट 2 का ग्रेटर मतलब देन इक्वल टू। हाँ, इसमें कौन कौन सी प्रोबेबिलिटीज ऐड होंगी? मैम 2 और उसके बाद वाली सारी। हाँ, ये सारी, एटलीस्ट 2 का मतलब है ये सारी। हमने यहाँ पे सारी लिख देनी है, एक लिखी, फिर हमने प्लस का साइन डाला, फिर दूसरी लिखी, फिर प्लस का साइन डाला, ठीक है। फिर सारी इस तरह से लिख लेनी है, और फाइनली आपने फिर उसका आंसर लिख देना है, ठीक है। अच्छा बुक में वापस आते हैं, और तो कोई नहीं था इसमें पार्ट, है कुछ? एक और भी है, एटलीस्ट 1 बट नॉट मोर देन 3, बट नॉट मोर देन 3, एटलीस्ट 1 बट नॉट मोर देन 3। हाँ जी, कैसे लिखेंगे? मैम तो 1 से लेके 3 तक। ऐसे लिखेंगे 1 एटलीस्ट 1, आ गया ना, एटलीस्ट 1 नॉट मोर देन 3, इसका मतलब है लेस देन 3, ठीक है। ऐसे लिखेंगे इसको, ये समझ आ गया सबको? इसमें कौन कौन से केसेस ऐड होंगे? वन का मैम लेस देन और 1 इक्वल्स टू 3 2 नहीं 3 आएगा? नॉट मोर देन 3, नॉट मोर देन 3
इसका मतलब है कि सॉरी, नॉट मोर देन 3 का मतलब है कि 3 भी ऐड हो रहा है, 3 भी, यस मैम 3 भी ऐड होगा। हाँ 3 भी ऐड हो रहा है, ठीक है जी। अच्छा अब हमने 1 2 और 3 इन तीनों प्रोबेबिलिटीज को लिखना है और उसके बाद ऐड कर देना है, ठीक है जी। चलें, क्लियर हो गया। अब हम न्यू करते हैं बुक में, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, ये है आपकी बुक, मैं सब कुछ पहले क्लियर कर लूँ। चलिए, क्लियर, ऑल राइट। 8 पॉइंट, मैम क्लास के टाइम ये हमने आज 2 क्लासेस दे रही थी ना, अभी 10 मिनट 9 मिनट रहते हैं, ठीक है। अच्छा 8.3 आपने कहा था डबल क्लास ले लें, कोई अगली क्लास तो नहीं शुरू होगी आपकी? जी रिमचा, एमन कोई बता दे मुझे, अगली क्लास तो नहीं स्टार्ट हो रही? नो मैम। नो मैम। चले बस बेटा 10 है मिनट ही है। नमाज पढ़नी थी। कोई बात नहीं, हमारी नमाज क्लास का तो है। बहुत टाइम है, कोई बात नहीं। अभी बस ये थोड़ी सी 5-7 मिनट और ले लें, ये एक्सरसाइज में से मैं आपको कुछ होमवर्क देने लगी हूँ, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। 8.3 का ये देखिए बी पार्ट आपने खुद से कर लेना, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा है। 8.4 क्वेश्चन का हिंट दे देती हूँ मैं आपको, एसपेसेस में खुद ही कर लीजिएगा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, जी बताएं जी, समझ आ गई है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 4 हेड्स, लिखा हुआ ना एग्जैक्टली 4 हेड्स। तो फिर कैसे करेंगे इसको? एन हमारे पास 4 है। ओहो ये क्या हो गया, मेरा ख्याल है मुझसे कोई गड़बड़ हो गई है, वो क्लिक कुछ और हो गया है, तो ये आ गया है। चलिए वापस बुक या पेज खुलना पड़ेगा, तो शुरू से चलेगी बुक। चलिए मेरा ख्याल है याद रखने था वो। ये एक्सरसाइज है। चलिए कौन सा क्वेश्चन देखे थे? 8.3, थोड़ा बड़ा भी कर लूँ इसको। एट 8.3 का बी पार्ट था ये। मैम 8.4, 8.4 देखते थे। हाँ 4 देख रहे थे। नॉट मोर देन 4 हेड्स, एग्जैक्टली 4 हेड्स। उसके बाद क्या लिखा हुआ है 4 हेड्स के बाद? जिसके पास बुक के जरा पढ़ के दिखाएं। इफ 4 हेड्स आर कॉइन, 4 कॉइन्स आर टॉस्ड, कितने लिखे हुए हैं? मैम क्वेश्चन नहीं नजर आ रहा। हाँ हमें भी नजर नहीं आ रहा है, जिसके पास बुक है ना एक बच्ची के मैम पास। not more than 4 heads. Not more than 4 heads when 6 coins are tossed. 6 coins are tossed, ठीक है जी। 6 coins are tossed, ये जो मिटा हुआ है ना आखिर में, यहाँ पर करके लिखा हुआ है, तो वो यानी कि यहाँ पर जो 6 लिखा हुआ है उसको हम क्या कंसिडर करेंगे? n is 6, n is 6। और कॉइन की बात हो रही है ना, तो इसका मतलब है हेड के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/5, 1/2, 50%, ठीक है। तो p क्या होगा आपके पास? p 0.5 होगा। अब आप ये क्वेश्चन कर लेंगे ना स्पेसेस में, फिर एग्जैक्टली 4, फ्यूअर देन 4 और जो भी सारे आप कर लेना, ठीक है। p कितना है? 0.5 है। ये हम कर लें। हाँ बिल्कुल कर लेंगे आप, मुझे अंदाजा है। अच्छा 8.5 क्वेश्चन देखिए। मैम जो हमारा क्विज होगा वो आप किसका लेंगी? मैं किस चैप्टर का लेंगी आप हमारा क्विज? आपका लूंगी मैं स्टार्ट के चैप्टर्स, ये प्रोबेबिलिटी के अलावा बाकी सारे नहीं, प्रोबेबिलिटी का ये वाला बाइनोमियल से पीछे वाला, ठीक है। बाइनोमियल से पीछे आपका ले लेती हूँ सारे टॉपिक्स पीछे से। थ्योरेटिकल होगा आपका, एमसीक्यूज होंगे। मैं आपको एमसीक्यूज डालूंगी गूगल क्लासरूम पे डालूंगी, ठीक है। असाइनमेंट के नाम से वहाँ पे आएगा और आप लोगों ने उसमें वहीं पे जमा करा देना सॉल्व करके। टाइम उसमें फिक्स होगा आपका 10 मिनट या 15 मिनट जितने मैंने देने होंगे। मैम जी बेटा कुछ पूछना है? मैम इससे पीछे तो सारा प्रोबेबिलिटी वाला है। हाँ प्रोबेबिलिटी वाला है बिल्कुल, वो सारा शामिल होगा। अच्छा जी 8.5 देख लीजिए, 60% लिखा हुआ है ना ये क्वेश्चन में आपके पास यहाँ पर।
ए पार्ट क्या है, इफ अ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग कॉट कॉपिंग समवन्स एल्स इज 0.2, तो 0.2 क्या है, जल्दी से बता दें। कोई चीटिंग कर रहे हैं ना, आप दो बच्चे पेपर दे रहे हो और साथ वाले की आंसर शीट से देखने का चांस क्या है, हाँ जी पी 0.2, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग कॉट इन 3 अटेम्प्ट्स, 3 क्या है, एन हो गया। नॉट गेटिंग कॉट, इसका मतलब है कि पी आपका 0.2 नहीं होगा बल्कि 0.8 हो जाएगा, क्योंकि हमारा क्राइटेरिया क्या है, नॉट गेटिंग कॉट, यानी पकड़े नहीं जाना आपने। टीचर इन्विजिलेटर क्लास में घूम फिर रही है, आपने पकड़े नहीं जाना, उसके चांस जो है वो 0.8 है। और 3 अटेम्प्ट्स में आप नहीं पकड़े जाते, यानी 3 बार आप चीटिंग करते हो और तीनों बार नहीं पकड़े जाते, तो आपने उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। ठीक है जी, कर लेंगे ये। अच्छा जी, अगला पार्ट है 60%, पी आपका 60% हो गया। लार्ज जिसे प्रेफर कैंडिडेट ए को प्रेफर करते हैं 60% जो है वोटर्स। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी द सैंपल ऑफ 12 क्या है आपके पास, एन, एग्जैक्टली 7 विल प्रेफर ए। एग्जैक्टली 7 का मतलब है आपने इसमें से प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में से 7 के सामने वाली प्रोबेबिलिटी उठा लेनी है, प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू 7। ठीक है जी, सी पार्ट आपने देख लें, ये भी बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड से सवाल है। प्रोबेबिलिटी ऑफ अ पेशेंट रिकवर्स फ्रॉम अ डेलिकेट हार्ट ऑपरेशन इज 0.9, सीधा सीधा आपको पी दे दिया हुआ है 0.9। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 5 ऑफ द नेक्स्ट 7 पेशेंट्स, ठीक है, एग्जैक्टली 5 ये आपने फाइंड करनी है इसकी प्रोबेबिलिटी, यानी x इज इक्वल टू 5 ये फाइंड करना है। और n कितना है आपका, n जो है वो आपका 7 है, ठीक है। n का जो 7। रिजल्ट, हाँ जी, n जो है वो आपका ये वाला 7 है। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखिए। तैयबा शफीक क्लास से बार बार बाहर चली जाती हैं, इसको मैं जरा एडमिट कर लूँ। चलिए, अच्छा अगला जो है वो है द इंसिडेंस 8.6 देखिए। द इंसिडेंस ऑफ ऑक्यूपेशनल डिजीज इन इंडस्ट्री इज सच दैट द वर्कमैन, पता नहीं क्या है, चांस ऑफ सफरिंग फ्रॉम इट, भाई यहाँ पे प्रोबेबिलिटी दी होगी, वर्कमैन के बाद क्या प्रोबेबिलिटी दी हुई है, And workmen have 20% chance. 20% चांस। 20%. हाँ, तो पी क्या हो जाएगा 0.2, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी आउट ऑफ 6 वर्कमैन, तो 6 क्या है, एन, ठीक है। आपने डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड कर लेनी है, तो हाँ जी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड हो जाएगी, तो आपने ये सारी चीजें नॉट मोर देन 2, 4 और मोर, ये सारे आपने उसमें से पिक करके आपने आंसर्स लिख लेने हैं। अच्छा जी, 8.6 का बी पार्ट देखिए। इफ ऑन द एवरेज रेनफॉल ऑन 12 डेज है, तो 12 क्या हुआ, 12 क्या हुआ, जल्दी से बता दें 12 क्या हुआ, एन 12 है मैम एन, हाँ जी। इन एवरी 30th, सॉरी जी गलत हो गया, एन नहीं है, उसने कहा 30 डेज में से 12 दिन बारिश होती है, तो प्रोबेबिलिटी आएगी 12/30, 12 डिवाइडेड बाय 30, ठीक है। 30 डेज में से 12 दिन बारिश हो रही है, तो बारिश होने के चांस क्या है 12/30। और एन क्या है 3 डेज की, तो प्रोबेबिलिटी गिवन वीक में कितने डेज होते हैं, वीक में कितने डेज होते हैं, हाँ जी 7। तो 7 जो है वो आपकी वैल्यू एन की है, 7 इज एन, ये आपका एन है, ठीक है। और ये आपने फाइंड कर लेना है। चले बहरहाल आप ट्राई कर लीजिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें हमारे पास 1 मिनट ही रह गया है, तो 8.7 ये भी आप ट्राई कर लीजिएगा। बस कर दूं, मैम बस कर दीजिए। अच्छा चलो 8.7 तक आपका होगा कि ये पेज यहाँ तक खत्म करते हैं। 8.7 खुद ही पढ़ना है, खुद ही करना है यहाँ तक, ठीक है। चलो देख ले, एन इंश्योरेंस सेल्समैन सेल्स पॉलिसीज टू 5 men, तो 5 क्या होगा, 5 men को दे रहा है, तो एन 5 हो गया। ऑल आइडेंटिकल एज इन गुड हेल्थ एज्यूमिंग प्रोबेबिलिटी, ये प्रोबेबिलिटी दी हुई है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी दैट द मैन ऑफ पर्टिकुलर एज विल लाइव 30 years इज 2/3, ये आपके पास क्या है प्रोबेबिलिटी दी हुई है 2/3, ठीक है। तो
n भी दिया हुआ है और 2/3 दिया हुआ है, आप सॉल्व कर लीजिएगा इसको। ये बड़ा सीधा सही सवाल लग रहा है ये भी। चलें गर्ल्स, ओके, मैं क्लास ऑफ कर रही हूँ और इंशाल्लाह कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।